Hello everyone, hope you all are doing good. So in the last class we were discussing about crop requirement. लास्ट क्लास में हमने क्रॉप रिक्वायरमेंट स्टार्ट कर लिया था. मैराथन सेशन चल रहा है हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग के ऊपर. इससे पहले दो सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. टू ऑफ दी सब्जेक्ट्स वी हैव कंप्लीटेड. इरिगेशन स्टार्ट किए भी 2-3 दिन पहले हमने. एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हो जाएगा कंप्लीट. तो स्टार्ट करते हैं इसको. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. जो नेक्स्ट कॉम्बैट इज ऑन 26 जून. स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है. इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी उसको आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए. स्कॉलरशिप अप टू 90% कैन बी अवेल्ड फ्रॉम इट. देन up to 4 months of the free subscription can be obtained on Iconic. It means by this you can save up to 39% of the cost. Then printed notes and one-to-one live mentorship is being provided to you in Iconic subscription apart from the all benefits of Plus, and this can be availed with a minimal of files. Then your special classes are more interactive in approach. You can participate in the polls for better understanding of the topic. आप raise the hand feature से भी डाउट पूछ सकते हो. All the notification reaches to you so that you never miss a class. You can download the lecture notes. You can attend these classes anywhere at any given point of time. The daily scholarship test is also being rolled out, in which you can attain the scholarship up to 50%. Then PYQ वाला product भी roll out कर दिया है, जिसमें last 10 years के PYQ है. You can take subject wise PYQ of last 10 years also. Then कम्युनिटी फीचर फॉर एंड्रॉयड इज ऑल्सो बीइंग रोल्ड आउट. ये एग्जैक्टली आपके टेलीग्राम और व्हाट्सअप की तरह है, जिसमें आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो एजुकेटर के साथ भी और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी. देन फॉर गेट एंड ESE 23 एंड 24, 22 जून को नया बैच लॉन्च हुआ है. बाइलिंगुअल बैच है. द टॉपिक विच इज स्टार्टिंग इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है. देन 0% EMI ऑन योर सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो बीइंग रोल्ड आउट. नया फीचर है हमारा. इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए. देन आइकॉनिक पे 1-to-1 मेंटरशिप है, पीछे बता दिया. गेट 2022 के टॉपर्स, ESE 21 के टॉपर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म से निकले थे वो शोकेस कर रखे हैं पहले भी. तो ये तो हो गए हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स. अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे मेन काम की तरफ. तो कल हमने डिस्कस कर लिया था मेरे ख्याल से कैश क्रॉप तक. कल यहाँ तक की डिस्कशन हमने कर ली थी. मेरे ख्याल से यहाँ तक की डिस्कशन हमारी कल हो गई थी. तो इसे आगे कंटिन्यू करेंगे. विल कंटिन्यू आफ्टर दैट. तो कैश क्रॉप की कहानी हो गई थी. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा क्रॉप रोटेशन. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज क्रॉप रोटेशन. अब एक एक करके बाकी चीज़ों को भी एनालाइज करते हैं. वन बाय वन विल बी एनालाइजिंग ऑल दी रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन. अब क्या है रिमेनिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन? सो फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट क्रॉप रोटेशन. अब क्या होती है क्रॉप रोटेशन? When the same crop is grown again and again in the same field over a period of time, the fertility of the land get reduced. क्यों? Because the soil becomes deficient in specific number of nutrients. जब आप एक ही क्रॉप को ग्रो करते हो सेम फील्ड के ऊपर बार बार, उस क्रॉप को कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. वही न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल में से कंज्यूम कर रही होती है. तो सॉइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिशिएंट हो जाती है कुछ न्यूट्रिएंट्स के अंदर. या ऐसा भी हो सकता है कि उस सॉइल के अंदर बचे हुए न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. So because of which the fertility of the soil reduces. Now in order to enhance the fertility of the soil or to make the soil regain its original strength, it is necessary to allow the land either to lie fallow, या तो आप छोड़ दो लैंड को यूं ही, या कुछ अदर टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो करा दो जो कॉम्प्लीमेंट करे प्रीवियस क्रॉप को. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रहे, तो इस केस में या तो आप लैंड को छोड़ दो यूं ही,
कुछ टाइम के लिए। तो एक क्रॉप ग्रो करी, वापस उसी क्रॉप को ग्रो किया, तीसरी बार उसी क्रॉप को ग्रो किया, चौथी बार छोड़ दो उस लैंड को जो ही, तो वो नेचुरली न्यूट्रिएंट्स को रीगेन कर लेगी, बैलेंस आउट हो जाएगा। या फिर कोई दूसरी क्रॉप को ग्रो करो जो पहली वाली क्रॉप को कॉम्प्लीमेंट करती है। So this method of growing the different type of crops in rotation one after the another on the same field is termed as crop rotation. तो ये जो मेथड है जिसमें आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो रोटेशन में एक दूसरे के बाद सेम फील्ड के ऊपर, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, क्रॉप रोटेशन बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल दिए हुए आप, लाइक एग्जांपल्स आर बीइंग गिवन टू यू, तो एग्जांपल्स देख सकते हैं। राइस के बाद ग्राम ग्रो कर सकते हो, कॉटन के बाद जो ज्वार ग्रो कर सकते हैं, फिर ज्वार के बाद ग्राम ग्रो कर सकते हैं, वीट के बाद ज्वार ग्रो कर सकते हैं, ज्वार के बाद ग्राम ग्रो कर सकते हो। तो इसका मतलब आपने ये क्रॉप्स बता दी रोटेशन के अंदर। तो रोटेशन में ये क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं, तो दीज क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन इन रोटेशन। तो नाम क्या रखा हुआ है, क्रॉप रोटेशन रखा हुआ है। सो इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज क्रॉप रोटेशन। तो इसी को हम टेक्निकली क्रॉप रोटेशन बोल देते हैं। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पहले कुछ किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से? नहीं, क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है सारी। दिस पॉइंट कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली। चले आगे। Shall we continue? हाँ, नोट कर लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसी में। विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? इरिगेशन एफिशिएंसी। अगर हम जनरल बात करें, इफ यू टॉक इन जनरल, एफिशिएंसी ऑफ एनी सिस्टम डिपेंड्स अपॉन व्हाट? किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर जाती है? किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी डिपेंड कर जाती है उसके आउटपुट और इनपुट के ऊपर। सो एफिशिएंसी ऑफ एनी सिस्टम डिपेंड्स अपॉन इट्स आउटपुट एंड इनपुट। ये रेशो होता है किसका? आउटपुट बाय इनपुट का। तो लिखा भी आगे, इट इज द रेशो ऑफ व्हाट? आउटपुट टू द इनपुट। हमारा पैरामीटर क्या है? हमारा पैरामीटर है पानी। तो आउटपुट जो मिला पानी का और जो इनपुट है पानी का, इस रेशो को मैं एफिशिएंसी बोल दूंगा। अब जो डिफरेंस होता है आउटपुट और इनपुट के अंदर, इसको हम बोल देंगे लॉसेस। तो आपने इनपुट ज्यादा पानी का किया, आउटपुट कम पानी का आया, तो ये जो डिफरेंस निकल के आएगा इसे क्या बोला जाएगा? लॉस बोला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लॉसेस ज्यादा हुए तो आपको एफिशिएंसी क्या मिलेगी? अगर लॉसेस ज़्यादा हुए तो मैं बोल सकता हूँ, अगर लॉसेस ज़्यादा हुए तो इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट वाटर है ये कम होगा इनपुट वाटर के कंपैरिजन में। तो इनपुट वाटर तो उतना ही है, आउटपुट वाटर कम होगा। तो एफिशिएंसी क्या होती है हमारी? आउटपुट वाटर टू द इनपुट वाटर। और अगर इनपुट वाटर कम हो गया, इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इट मीन्स द एफिशिएंसी विल कम आउट टू बी लेस। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पे से कुछ? इसका मतलब क्या रिलेशनशिप है दोनों के अंदर? तो एफिशिएंसी और जो लॉस ऑफ वाटर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर आपके लॉसेस ज़्यादा है तो एफिशिएंसी कम, अगर लॉसेस कम है तो एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी? ज़्यादा निकल के आएगी। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अभी पूरा सिस्टम बना के दिखाया मैंने आपको इरिगेशन सिस्टम का। द इंटायर सिस्टम ऑफ द इरिगेशन सिस्टम इज बीइंग शोन टू यू। ये हमारा सोर्स ऑफ वाटर है, दिस इज द सोर्स ऑफ वाटर। ये वेयर और बैराज बना के दिखाइए यहाँ पे।
ये हमारा पानी का इनपुट है, दिस इज द वाटर इनपुट। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज बीइंग सप्लाइड। जब पानी चलेगा कैनाल सिस्टम के अंदर पानी का लॉस होगा, कैसे? सीपेज की वजह से और इवेपोरेशन की वजह से। अब क्योंकि ये प्लान है, आपको सीपेज तो दिख जाएगी, क्योंकि ये प्लान है आपको सीपेज तो दिख जाएगी, पर क्या नहीं दिखेगी? आपको इवेपोरेशन नहीं दिखेगी। यू विल नॉट बी एबल टू सी द इवेपोरेशन। तो दिख रहा है आपको, सीपेज दिख रही है, इवेपोरेशन नहीं दिखेगी। अब जब पानी पहुंचेगा फील्ड में, जब पानी पहुंचेगा फील्ड में, इसकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम होगी। सो व्हेन द वाटर विल रीच द फील्ड, इट्स क्वांटिटी विल बी कंपैरेटिवली रिड्यूस्ड। तो ये बात भी समझ में आ रही है। पानी जब चलेगा फील्ड के अंदर, द वाटर विल बी रनिंग इन द फील्ड, जैसे जैसे इसमें परकोलेशन होगी, वो भी लॉसेस है। जो वाटर पहुंचेगा लास्ट में, उसकी क्वांटिटी और कम निकल के आएगी। तो ये मैंने आपको क्या दिखा रखी है? परकोलेशन दिखा रखी है। हेयर परकोलेशन इज आल्सो बीइंग शोन टू यू। तो एक ब्रॉड आइडिया दिया है कि जब वाटर चलता है, a broad idea is being given to you that when water flows, how many types of losses may be observed, कितने तरह के losses मिल सकते हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों को बांध के हमने efficiency निकाल रखी है। So keeping all these factors into consideration, different types of efficiencies are being defined by us। अब कौन कौन सी efficiency एक एक करके उठाते हैं। ये आपको वापस फील्ड का डायग्राम बना के दिखा रखा है। जो आपने पानी अप्लाई किया किसके ऊपर? the water that you have applied over the field। तो ये वाटर अप्लाई किया हुआ है फील्ड के ऊपर, इसमें से कुछ पानी तो क्या कर जाएगा? परकोलेट कर जाएगा। कुछ पानी लॉस हो जाएगा, जिसको हम रन ऑफ लॉस बोल देते हैं, यानी परकोलेट नहीं करेगा। कुछ पानी कहाँ चला जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा और यूज हो जाएगा प्लांट्स के थ्रू। सर्टन अमाउंट ऑफ द वाटर विल बी यूज बाय द प्लांट। तो कुछ पानी परकोलेट कर जाएगा, वाटर टेबल में जाके मिल जाएगा। कुछ पानी रन ऑफ के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। बचा हुआ पानी कौन यूज करेगा? प्लांट यूज करेगा अपनी ग्रोथ के लिए। द रेस्ट ऑफ द वाटर इज यूज बाय द प्लांट फॉर इट्स ओन ग्रोथ। ये वो पानी था जो हमने फील्ड में सप्लाई किया था फाइनली। ये पीछे डायग्राम दिखा रखा था वीएफ। तो इसी का क्या दिखा दिया? इसी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना के दिखा दिया। अब हमें बात करना है अलग अलग टाइप ऑफ एफिशिएंसी की। सो एक्सपेक्ट अ प्रॉब्लम फ्रॉम दिस। आपको एक एफिशिएंसी जरूर मिलेगी इसमें से। अब क्या है एफिशिएंसी? पहली एफिशिएंसी है एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस। द फर्स्ट ऑफ द एफिशिएंसी इज टर्म्ड एज एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस। कन्वेंस मतलब पानी को सप्लाई करना, पानी का चलना, इसको कन्वेंस बोला जाता है। अब क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड फ्रॉम द आउटलेट पॉइंट टू द वाटर विच इज एंटरिंग इनटू द मेन चैनल। तो ये रेशियो है उस पानी की जो डिलीवर हुई फील्ड में आउटलेट पॉइंट से, टू कितना पानी हमने सप्लाई किया मेन चैनल के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट पे था। यानी ये रेशियो हो गया किसका? वी एफ बाई वी आई का। देखो पीछे। सो इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर सप्लाइड इनटू द फील्ड फ्रॉम द आउटलेट पॉइंट टू द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज बीइंग सप्लाइड इनटू द मेन चैनल। इसको हम क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस। अब ये मुझे किसकी जानकारी देगी? अगर एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस ज़्यादा है, इसका मतलब कन्वेंस लॉसेस क्या है? कम है। अगर ये एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आ रही है, इसका मतलब कन्वेंस लॉसेस क्या है हमारे कंपैरेटिवली? कम है। नेक्स्ट एफिशिएंसी इज एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। अब ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द वाटर विच इज स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। कितना पानी स्टोर हुआ क्रॉप की रूट जोन में टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर विच इज बीइंग डिलीवर्ड इनटू द फील्ड। कितना पानी डिलीवर किया था फील्ड में हमने? वीएफ। इसमें से कुछ पानी ही क्या किया? प्लांट ने स्टोर किया अपनी रूट जोन में। बचा हुआ पानी क्या हो गया? लॉस हो गया, रन ऑफ के फॉर्म में और परकोलेशन के फॉर्म में। इसका मतलब ये हमें कौन से लॉस बता देता है? ये हमें रन ऑफ लॉस और परकोलेशन लॉस बता देता है। So it is the ratio of amount of water which is being stored in the root zone of the crop to the quantity of the water which is being delivered into the field। कितना पानी डिलीवर हुआ हमारी फील्ड के अंदर। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस वाले कुछ किसी के लिए? Any of the point to be referred from this for anyone? कोई सा पॉइंट रिपीट करना आप? चले आगे।
शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज। क्या है एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज? It is the ratio of the water stored in the root zone during irrigation to the water which is required in the root zone prior to that of irrigation. कितना पानी रूट जोन में चाहिए इरिगेशन से पहले और कितना पानी स्टोर हुआ इरिगेशन के बाद, इस रेशो को हम बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज। लेट अस सपोज 10 सेंटीमीटर का पानी चाहिए था रूट्स, ये डेप्थ बता के फॉर्म में बताते हैं, आप वॉल्यूम के टर्म में बता सकते हो। तो मैं डेप्थ के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया से, वॉल्यूम के टर्म में भी आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ 10 सेंटीमीटर का पानी चाहिए इरिगेशन से पहले पर स्टोर हुआ सिर्फ 8 सेंटीमीटर का पानी, तो एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज कितनी है? सिर्फ 80% ही है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंट ऑफ चोकिंग ऑफ द वॉइड्स इन द रूट जोन। रूट जोन में हमारे वॉइड्स कितने चोक्ड है, इसकी जानकारी निकल के आती है यहाँ से। क्लियर चीज? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? Any other point to be referred from this? चलो next is what? Next is efficiency of water used. तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज्ड। क्या एफिशिएंसी है वाटर यूज्ड की? सो एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज्ड, efficiency of water use is defined as the ratio of water beneficially used by the crop for its growth to the quantity of the water delivered into the field. कितना पानी क्रॉप ने बेनिफिशियली यूज किया अपनी ग्रोथ के लिए और कितना पानी हमने फील्ड में डिलीवर किया, इसको हम बोल देते हैं एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। तो लेट अस सपोज VU इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर व्हिच इज बीइंग यूज्ड बाय द क्रॉप फॉर इट्स ग्रोथ, और हमने पानी डिलीवर कितना किया था? VF किया था। इस रेशियो को हम क्या बोल देंगे? This ratio will be termed as efficiency of water used. Clear is? So this is technically termed as efficiency of water used. तो इतनी सारी efficiencies है हमारे पास। Next is what? Efficiency of water distribution. इस efficiency of water distribution को uniform coefficient भी बोला जाता है। अब क्या है efficiency of water distribution? This efficiency represents the extent to which water is being distributed. ये efficiency हमें बताती है कितने extent तक पानी distribute हुआ uniformly. Uniformly मतलब depth के respect में। So this efficiency represents the extent to which water has been distributed or penetrated to a uniform depth throughout the field. तो ये efficiency represent करती है कितने extent तक पानी distribute हुआ है या penetrate हुआ है uniform depth तक throughout the field. इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? 1 माइनस डी बाई डी इंटू 100, 1 माइनस डी बाई डी इंटू 100, जिसमें कैपिटल डी क्या है? मीन डेप्थ ऑफ द वाटर स्टोर्ड ड्यूरिंग इरिगेशन, और छोटा डी क्या है? इट इज द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन ऑफ द डेप्थ ऑफ स्टोरेज फ्रॉम द मीन। ये एवरेज वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन की ऑफ द डेप्थ ऑफ स्टोरेज फ्रॉम द मीन डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड। अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेंगे। विल सी वन एग्जांपल, वहाँ पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फ्रॉम देयर यू कैन अंडरस्टैंड दिस। उससे पहले हम प्रॉब्लम कर लेते हैं। विल रेफर द प्रॉब्लम आल्सो। क्या बोल रहा है? अ फील्ड मेजर 40 हेक्टेयर्स व्हेन 8 क्यूमेक ऑफ वाटर इज बीइंग सप्लाइड फॉर 6 आवर्स एंड 30 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर वाज स्टोर्ड इन द रूट जोन। फील्ड का एरिया है 80 हेक्टेयर, 8 क्यूमेक आपने पानी सप्लाई किया 6 घंटे के लिए। तो बोल रहा है फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंसी फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो सवाल बोल रहा है फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है? अभी सारी एफिशिएंसीज बताई दी आप, तो उसमें एक एफिशिएंसी क्या थी हमारी? फील्ड एप्लीकेशन की एफिशिएंसी थी। सो एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन, सो इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज बीइंग स्टोर्ड इन द रूट जोन। 30 सेंटीमीटर का पानी स्टोर हुआ रूट जोन के अंदर। सो एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन इज वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हिच इज बीइंग स्टोर्ड इन द रूट जोन to the volume of water which is being supplied in the field into 100। यही है हमारा। तो हमने कितना पानी सप्लाई किया और कितना पानी स्टोर हुआ? तो कितना पानी स्टोर हुआ? 30 सेंटीमीटर की डेप्थ का पानी स्टोर हुआ, मीटर में कन्वर्ट किया, 40 हेक्टेयर कन्वर्ट किया मीटर स्क्वायर के अंदर, ये मीटर क्यूब में पानी आ गया। और हमने कितना सप्लाई किया? 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मल्टीप्लाई किया 6 घंटे से, मल्टीप्लाई कर दिया 1 घंटे में 3600 सेकेंड से। तो 1 घंटे में हमारे 3600
सेकेंड्स। अब ये चीज़ पूछिए आपसे, सॉल्व कर लो इसको, देखो कुछ कट पिट जाएगा। तो 2 0 हैं, ये 2 0 ये वाले कैंसिल आउट हो गए, तो काट छाट करो इसके अंदर। फिर 4 0 तो मैंने बाहर ही निकाल दिए, तो 1 2 3 4 0 निकाल लिए बाहर, तो ये 4 बचा, 2, ये भी 2, सो दिस इज 2। तो 1 2 3 4 डिवाइड बाय 36 इंटू 4, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब सॉल्व करो, देखो भैया क्या आ रहा है। इतना तो सॉल्व करके दे दिया आपको मैंने, सॉल्व इट ऑन योर ओन। क्या रिजल्ट आ रहा है? तो इट कम्स आउट टू बी 69.44%, यानी अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई? 70%। तो आंसर कम्स आउट टू बी है, आंसर ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, इफ द इरिगेशन एफिशिएंसी इज 80%, सो इरिगेशन एफिशिएंसी हमारी 80% है, ठीक है। कन्वेंस लॉसेज आर 20%, कन्वेंस लॉसेज आर 20%। तो वाटर एप्लीकेशन की एफिशिएंसी दे रखी है आपको 80%, कन्वेंस लॉस दे रखा है 20%। द एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटरिंग इज 16 सेंटीमीटर, एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटरिंग हमारी 16 सेंटीमीटर है। द डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड एट द कैनाल आउटलेट, कैनाल के आउटलेट पे कितना पानी चाहिए? तो ये कैनाल है, यहाँ से पानी चला, ये कैनाल का है इनलेट, ये है कैनाल का आउटलेट, ये है हमारी फील्ड, ठीक है। अब एप्लीकेशन की एफिशिएंसी, ये कन्वेंस लॉसेस हुए हमारे कितने, 20% लॉस हो गया पानी का। अब यहाँ पर आपने 16 सेंटीमीटर की डेप्थ क्या कर दी, एक्चुअल डेप्थ कर दी 16 सेंटीमीटर की। तो बोला आउटलेट पे कितना पानी चाहिए अगर एप्लीकेशन की एफिशिएंसी, इरिगेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी 80%, तो निकाल सकते हैं। सो ये जो एफिशिएंसी निकाली, इट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर which is stored in the root zone to the volume of the water which is supplied in the field। तो फील्ड में जो पानी सप्लाई किया वही आपको निकालना है। कैनाल के आउटलेट पे पूछा है, ये आउटलेट मतलब जो पानी आपने सप्लाई किया फील्ड पे। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज बीइंग सप्लाइड एट द फील्ड इज इक्वल टू, वॉल्यूम की जगह हम डेप्थ निकाल लेंगे, तो ये डेप्थ के टर्म में चलेगा, डेप्थ के टर्म में निकाल लो भाई। वॉल्यूम की जगह डेप्थ लिख दो, नहीं तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो ये डेप्थ लिख दो भैया। So depth of the water which is supplied to the field will be 16 divided by 80 into 100, so it comes out to be 20 सेंटीमीटर। आंसर इस, यानी इस एफिशिएंसी का कोई रोल ही नहीं है, कन्वेंस लॉसेस का कोई रोल ही नहीं है। अगर हाँ इनलेट पे पूछता कितना पानी अप्लाई करते, तो मुझे ये लॉसेस कंसिडर करने पड़ते, अभी इसका कोई रोल ही नहीं है इसमें, देयर इज नो रोल ऑफ दिस इन दिस। क्लियर है? नोट कर लिया सबने सब? नोट कर लो फटाफट।
हो गया। देखिए क्या पूछा हुआ है। Calculate the water distribution efficiency if the depth of the penetration along the length of the water strip at an interval of 20 मीटर are this much। तो ये पूछ रहा है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी। पीछे बोला था बता दूंगा मैं आपको खुद ही वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई डी इंटू 100, यही होती है। तो कैपिटल डी क्या होता है हमारा, एवरेज डेप्थ ऑफ स्टोरेज। तो एवरेज डेप्थ ऑफ स्टोरेज क्या होगी, 1.54 प्लस 1.8 प्लस 1.2 डिवाइड बाई 3। ये मेरी एवरेज डेप्थ ऑफ स्टोरेज हो जाएगी। तो एवरेज डेप्थ ऑफ स्टोरेज कितनी निकल के आ रही है, सो 1.54 प्लस 1.8 प्लस 1.2, दिस इज द एवरेज डेप्थ ऑफ स्टोरेज डिवाइड बाय 3। तो डिवाइड कर दिया 3 से, तो 1.513। और डी क्या है, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन ऑफ द स्टोरेज विद द मीन डेप्थ ऑफ द स्टोरेज। तो आपको डेविएशन निकालनी है। तो 1.54 माइनस 1.513 इसकी मीन वैल्यू, 1.8 माइनस 1.513 इसकी मीन वैल्यू, 2.1 माइनस 1.513, ये कैसे हो गया, सॉरी मैंने ये 1.2 ले लिया, वो 2.1 था, गलत है कैलकुलेशन, ये 2.1 है। वही मैं कहूँ कि सारी वैल्यूज इससे ज़्यादा कैसे निकल के आ रही है। सो 1.8 प्लस 2.1 प्लस 1.54, तो 5.44 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 1.813। तो दिस इज 1.813, तो ये 8 कर दिया मैंने, 1.813, ये 1.813 एब्सोल्यूट वैल्यू ली और डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो पहले वाला टर्म कितना आया, माइनस 1.54, पहले वाली टर्म आई 0.273, दूसरी वाली टर्म कितनी आएगी 1.8 माइनस 1.8, 0.013, ठीक है। तीसरी टर्म कितनी आएगी, 2.1 में से क्या घटाया, 1.54 प्लस 1.8 प्लस 2.1, सो 2.1 में से घटाया 1.813, ये आया 0.287 डिवाइड बाय 3। क्या रिजल्ट आ रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट कमिंग आउट, कैलकुलेट करो फटाफट। 0.273 डिवाइड बाय 3, तो ये वैल्यू आई 0.191, सब्स्टिट्यूट करो। तो ये क्या हुआ, छोटा डी, छोटा डी इज द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन ऑफ द डेप्थ ऑफ स्टोरेज फ्रॉम द मीन डेप्थ ऑफ स्टोरेज। So this is 0.191 divided by 1.813 into 100. So this is to be computed. So 1.813, ठीक है, so 0.1 है, सब्ट्रैक्ट किया 1 में से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, so मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, so it comes out to be approximately 89%। तो ये रहा, so answer comes out to be C, आंसर की वैल्यू C आ गई।
जल्दी नोट करो, फटाफट चले आगे। नोट कर लिया सबने? हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इवेपोट्रांसपिरेशन और कंजप्टिव यूज। तो अगला पॉइंट जो अवेलेबल है हमारे पास डिस्कशन का इस टर्म इज इवेपोट्रांसपिरेशन एंड कंजप्टिव यूज। अब क्या है इवेपोट्रांसपिरेशन और कंजप्टिव यूज? कंजप्टिव यूज में बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वाटर which is used in evaporation transpiration from the area under vegetation plus the water which is being used by the plant in their metabolic process for building up of the new tissues। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कंजप्टिव यूज वो क्वांटिटी है पानी की जो यूज होती है इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन में फ्रॉम द एरिया अंडर वेजिटेशन, यानी एक कंपोनेंट क्या हुआ, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन जो ऊपर लिखा हुआ, प्लस जो पानी प्लांट यूज करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में अपने नए टिश्यूज बनाने में। अब प्लांट जो पानी यूज करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में नए टिश्यूज को बिल्डअप करने में, इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के सामने। इसलिए हम मान लेते हैं, तो एक्चुअल में तो कंजप्टिव यूज ज्यादा होता है इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन से। क्यों? क्योंकि कंजप्टिव यूज इज इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन प्लस द वाटर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग अप ऑफ द टिश्यूज। क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, since this value is very less, so water required for building of the tissues is much less than evaporation transpiration। हम ये मान लेते हैं कि कंजप्टिव यूज कितना है, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के बराबर ही है। क्लियर है? अब ट्रांसपिरेशन जो होती है ये अकर करती है ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स में। इसका मतलब इसका 95% एक्सटेंट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो सिंस ट्रांसपिरेशन अकर्स ड्यूरिंग लेट नाइट आवर्स, जो डे लाइट आवर्स होते हैं उसी में एक्सटेंड करता है, इट्स 95% ऑफ द एक्सटेंट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो उसका जो 95% है वो हम ऑब्जर्व करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? ट्रांसपिरेशन लॉसेस नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट, पर ये ऑल्सो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर के ऊपर। तो अगर पानी ज़्यादा अवेलेबल होगा ज़्यादा लॉस हो जाएगा, पानी कम अवेलेबल होगा कम लॉस होगा। जब पानी है ही नहीं तो लॉस कहाँ से होगा? फिर अब आप पूछोगे सर ये ट्रांसपिरेशन और एवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ? आपने वैल्यू तो बता दी इनकी कि कंजप्टिव यूज एवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के बराबर है। बिल्कुल। अब ये क्या है, इसको आगे देख लेते हैं। Evaporation transpiration is the total amount of the water which is being used by the plant in transpiration of the plant। evapotranspiration वो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है जो प्लांट यूज करता है ट्रांसपिरेशन में, और जो इवेपोरेशन होती है एडजेसेंट सॉइल से या किसी वाटर बॉडी से। क्लियर है चीज? अभी जो वैल्यू है, ये जो अब आप बोलोगे सर ये ट्रांसपिर इवेपोरेशन तो समझ में आता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है ये बता देता हूँ। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस विच इज बीइंग डिफाइंड एज द लॉस ऑफ द वाटर, loss of the water from the leaves of the plant during photosynthesis। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें पानी लॉस होता है प्लांट की लीव से फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है। तो एक तो ट्रांसपिरेशन वाला पानी और साथ में इवेपोरेशन जो एडजेसेंट सॉइल से हो रहा होता है या वाटर बॉडी से हो रहा होता है, दोनों को जोड़ते हैं इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन। प्लस कंजप्टिव यूज में और कौन सा पानी है जो प्लांट को चाहिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अभी जो वैल्यू होती है इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन की या कंजप्टिव यूज की, ये डिफरेंट होती है डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, या ये डिफरेंट हो सकती है सेम क्रॉप के लिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड प्लेस। ये डिपेंड कर जाएगा टाइम और प्लेस क्या है। क्लियर है चीज? अब इवेपोरेशन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द डे एंड नाइट। जो इवेपोरेशन है वो तो दिन रात चलती रहती है, पर ट्रांसपिरेशन कब होती है? सिर्फ दिन में होती है, क्योंकि वो तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे पानी लॉस होता है। इसका मतलब इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन
दो अलग अलग प्रोसेस है, दोनों को जोड़ा। इवेपोरेशन पूरे दिन चल रही है और ट्रांसपिरेशन सिर्फ दिन में चल रही है, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन आप बोल सकते हो पूरे दिन चलती है। तो इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन आप बोल सकते हो पूरे दिन चल रही है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। तो डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड देयर वाटर कंज्यूमिंग प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। हर प्लांट में अलग क्वांटिटी का पानी प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि हर प्लांट में अलग क्वांटिटी का पानी प्रेजेंट होता है, उनकी वाटर कंज्यूमिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो भी डिफरेंट होती है। इसीलिए इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, हेंस इन ऑर्डर टू स्टैंडर्डाइज दिस, हमने एक नया पैरामीटर निकाला, ट्रांसपिरेशन रेशियो। सो हेंस इन ऑर्डर टू स्टैंडर्डाइज दिस a new parameter is being found which is being termed as transpiration ratio। तो हमने एक नया पैरामीटर निकाल लिया, उसका नाम क्या रख दिया? ट्रांसपिरेशन रेशियो रख दिया। अब क्या होता है ट्रांसपिरेशन रेशियो, इसको देख लेते हैं। ट्रांसपिरेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द वाटर which is transpired by the plant to the mass of the dry matter produced after its full growth। कितना पानी ट्रांसपायर हो गया प्लांट से और कितना ड्राई मास मिला हमें उसकी पूरी ग्रोथ होने के बाद, इसको हम बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो। ट्रांसपिरेशन रेशियो को इन्वॉल्व क्यों किया हमने? ताकि हम एक स्टैंडर्ड बना पाए ये पता करने के लिए कि भैया कितनी ट्रांसपिरेशन हो रही है, हाउ मच ऑफ द ट्रांसपिरेशन इज टेकिंग प्लेस। So for standardization we have defined this parameter which is known as transpiration ratio। अब जो ट्रांसपिरेशन रेशियो होती है, जो ट्रांसपिरेशन रेशियो होती है वीट के लिए होती है 300 से लेके 600 के बीच में, और राइस के लिए होती है 600 से लेके 800 के बीच में। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे। Shall we continue? चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ट्रांसपिरेशन दी लैब इज जनरली मेजर्ड यूजिंग फाइटोमीटर। लैब में ट्रांसपिरेशन कैसे मेजर की जाती है? विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस विच इज टर्म्ड एज फाइटोमीटर। तो ट्रांसपिरेशन रेशियो की कहानी खत्म हुई। अब लैब में हम ट्रांसपिरेशन कैसे मेजर करते हैं? डिवाइस की मदद से मेजर करते हैं, जिसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? फाइटोमीटर बोल देते हैं। कैसे है वो भी आगे आपको दिखा दूंगा। Shall we continue? चले आगे। चले, चलो हो गया।
This is widely used method which consists of a closed and watertight tank containing sufficient soil to nourish the plant. अब पीछे हमने बोला कि ट्रांसपिरेशन कैसे मेजर की जाती है, फाइटोमीटर की मदद से मेजर की जाती है. अब ये फाइटोमीटर क्या होता है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज फाइटोमीटर? फाइटोमीटर एक क्लोज वाटर टाइप टैंक होता है जिसमें सफिशिएंट सॉइल होती है प्लांट को नरिश करने के लिए. इसके अंदर हम कंटिन्यूसली पानी अप्लाई करते हैं आर्टिफिशियली ओवर द इंटायर ग्रोथ पीरियड. अब फिर फाइटोमीटर में ट्रांसपिरेशन कैसे निकाला जाता है? हाउ डू वी कैलकुलेट ट्रांसपिरेशन? हम इंस्ट्रूमेंट का इनिशियल मास निकाल लेते हैं. तो इंस्ट्रूमेंट का इनिशियल मास निकाल लिया, जो पानी हमने अप्लाई किया कंटिन्यूसली प्लांट के ग्रोथ पीरियड के टाइम पे उसका मास निकाल लिया m. फिर जब प्लांट की ग्रोथ पूरी हो गई लास्ट में हमने फाइनल मास निकाल लिया इंस्ट्रूमेंट का. तो इनिशियल मास था m1, हमने जो पानी ऐड किया m पर लास्ट में जो मास बचा m2 उसको घटा दिया, तो बचा हुआ मास किसका होगा? उस पानी का होगा जो ट्रांसपायर हो गया. क्लियर है? तो दिस इज द प्रिंसिपल यूज इन, ये हमारा प्रिंसिपल यूज होता है किसके अंदर? फाइटोमीटर के अंदर. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फाइटोमीटर से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आपके एक्चुअल फील्ड कंडीशन से मैच नहीं करेगा. ऑब्वियसली बात है, आप एक्चुअल फील्ड कंडीशन को तो स्टिमुलेट कर ही नहीं सकते. एक्चुअल फील्ड कंडीशन कैन नॉट बी सिमुलेटेड. मोर ओवर आपका जो टैंक था वो क्लोज था, तो आपका जो टैंक था वो क्लोज था तो इवेपोरेशन कंपैरेटिवली कम होगी. इवेपोरेशन कंपैरेटिवली कम होगी, इसका मतलब जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो क्या आएंगे? कम होगी. तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आता है वो 10% छोटी साइड पे होता है. तो रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फॉर ट्रांसपिरेशन ऑब्टेन्ड बाय फाइटोमीटर आर ऑब्जर्व टू गिव 10% ऑफ द लोअर रिजल्ट. 10% लोअर रिजल्ट देंगे ये आपको. क्लियर? अभी इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन में भी कुछ टर्म्स हमने इंक्लूड कर रखी है. कैसे टर्म्स को इंक्लूड कर रखा है उसको देख लेते हैं. When sufficient moisture is freely available, हम मानते हैं कि हमारा जो मॉइस्चर है वो फ्रीली अवेलेबल है टू completely meet the needs of the plant for evaporation and transpiration. This is termed as potential evaporation transpiration. तो potential evaporation transpiration कितना evaporation transpiration हो सकता है? तो when sufficient moisture is freely available to completely meet the needs of the plant for evaporation and transpiration, इसको हम technically बोल देंगे potential evaporation transpiration. However, जो पानी प्लांट ने यूज किया इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के लिए एक्चुअल में, उसको हम बोल देंगे एक्चुअल इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन. तो कितना पानी प्लांट यूज कर सकता है अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी अवेलेबल है आपके पास, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन. एक्चुअल में जो पानी यूज किया प्लांट ने इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के लिए उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे एक्चुअल इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन. अब जो पोटेंशियल इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन है ये डिपेंड कर जाता है क्लाइमेटिक फैक्टर के ऊपर, पर जो एक्चुअल इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन है वो डिपेंड कर जाता है टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप के ऊपर. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप. अभी पोटेंशियल इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस व्हिच इज नोन एज लाइसीमीटर. तो फाइटोमीटर क्या बताता है? हमें ट्रांसपिरेशन बताता है. तो फाइटोमीटर क्या बताता है? हमें ट्रांसपिरेशन बताता है लैब के अंदर. और जो पोटेंशियल इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन है ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे लाइसीमीटर बताता है. क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चले चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है अफेक्टिव रेनफॉल या यूजफुल रेनफॉल. व्हाट इज अफेक्टिव रेनफॉल और यूजफुल रेनफॉल? ये क्या होता है अफेक्टिव रेनफॉल या यूजफुल रेनफॉल? अ पोर्शन ऑफ द रेन फॉलिंग ओवर अ क्रॉप्ड एरिया, a portion of the rain falling over a cropped area during the growing period of the crop is utilized by the crop for its evaporation transpiration requirement. जब बारिश होती है उस बारिश का कुछ पोर्शन
क्रॉप यूज कर लेता है एवेपोरेशन ट्रांसपोरेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। इसीलिए जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो पोर्शन रेनफॉल का जो क्रॉप अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है, इसको हम बोलते हैं यूजफुल रेनफॉल। तो सारी बारिश यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें से लॉस भी होगा, सारी पानी यूज नहीं कर पाएगा, उसमें से कुछ लॉस भी होगा। तो जब बारिश आएगी कुछ लॉसेस भी निकल जाएंगे, रन ऑफ होगा, कुछ इन्फिल्ट्रेशन होगी। पर बारिश का वो पोर्शन जो किसने यूज कर लिया, प्लांट ने यूज कर लिया अपनी ग्रोथ के लिए, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम यूजफुल रेनफॉल या अफेक्टिव रेनफॉल बोल देंगे। अब कैसे निकालोगे इसे, आप टोटल रेनफॉल में से क्या घटा दो, इवेपोरेशन घटा दो, परकोलेशन घटा दो और रन ऑफ घटा दो, आपको क्या मिल जाएगी, अफेक्टिव रेनफॉल मिल जाएगी। यू विल गेट द अफेक्टिव रेनफॉल। क्लियर है? चलें आगे, शैल वी कंटिन्यू। चलो देखो भैया, अभी दिखा रखा है, ये हमारी टोटल बारिश है, ये हमारी बारिश में से पोर्शन वेपराइज हो गया, ये हमारी रन ऑफ है, ये हमारी सीपेज हुई यानी परकोलेशन हुई, बचा हुआ पानी किसने यूज कर लिया, प्लांट ने यूज कर लिया अपनी ग्रोथ के लिए। तो जो टोटल बारिश होती है, इसमें से जो वेपराइजेशन हुआ, जो सीपेज हुई, जो रन ऑफ हुआ, इसको घटा दोगे क्या मिल जाएगी आपको, अफेक्टिव रेनफॉल मिल जाएगी। यू विल बी गेटिंग द अफेक्टिव रेनफॉल। तो कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया है इसके अंदर, तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सिंपल सी एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ मास की। नोट कर लिया सबने? नोट करो फटाफट। चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अभी एक तरीका तो पीछे था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना,
एक तरीका तो ये था कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना। अगला तरीका क्या है, व्हाट द नेक्स्ट मेथड अवेलेबल? नेक्स्ट मेथड भी देख सकते हैं। अगर आपको इफेक्टिव रेनफॉल निकालना है तो आप क्या करो, रेनफॉल को मल्टीप्लाई कर दो एक फैक्टर से। कहाँ गया, ये रहा। रेनफॉल को मल्टीप्लाई कर दो एक फैक्टर से विच इज नोन एज एवरेज रेशियो फैक्टर, विच इज टर्म्ड एज एवरेज रेशियो फैक्टर। तो एवरेज रेशियो फैक्टर क्या बताएगा? एवरेज रेशियो फैक्टर को जब आप रेनफॉल से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको जानकारी दे देगा यूजफुल रेनफॉल की। इट विल इंडिकेट द यूजफुल रेनफॉल। इसका मतलब ये क्या सिग्निफाई करता है, कितनी इवेपोरेशन ट्रांसपोरेशन है। So it signifies how much of the evaporation and transpiration takes place for the plant. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? Shall we continue? चले। चले आगे। चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है दिस फैक्टर आर विल बी लेस फॉर वाइड स्प्रेड रेन फॉलिंग ओवर दी 100% एरिया रेदर देन दी स्कैटर्ड रेनफॉल ओवर लेस एरिया। कहने का मतलब है आर की वैल्यू कंपेरेटिवली कम मिलेगी, यानी इफेक्टिव रेनफॉल आपको कम मिलेगी अगर बारिश हो रही हो किसके ऊपर, वाइड स्प्रेड एरिया के ऊपर। क्लियर है? रेदर देन स्कैटर्ड एरिया ओवर स्कैटर्ड रेनफॉल ओवर द लेस एरिया। अगर स्कैटर्ड रेनफॉल कम एरिया के ऊपर हो, इसको प्लांट या क्रॉप कंपैरेटिवली ज्यादा यूज कर पाएगा अपनी ग्रोथ के लिए, देन अगर हमारी वाइड स्प्रेड रेनफॉल हो रही है ज्यादा एरिया के लिए। क्लियर है? चले आगे। शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो यूजफुल रेनफॉल है इसको आप एम्पेरिकली भी निकाल सकते हो। ये जो यूजफुल रेनफॉल है इसको हम एम्पेरिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे यूजफुल रेनफॉल इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ आर माइनस 0.25 mm। अगर आपकी रेनफॉल ज़्यादा हो 75 mm पर मंथ से, यूजफुल रेनफॉल इज 0.6 टाइम्स ऑफ आर माइनस 10 mm। अगर हमारी रेनफॉल 75 mm पर मंथ से क्या हो, कम हो। ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप हमने डेवलप कर रखी है यूजफुल रेनफॉल को निकालने के लिए। यानी यूजफुल रेनफॉल को निकालने के तीन तरीके। पहला तरीका कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा तरीका मल्टीप्लाई कर दो एवरेज रेशियो फैक्टर से, तीसरा तरीका आप इसको एम्पेरिकली भी निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड दिस एम्पेरिकली ऑल्सो। क्लियर है? चले आगे। ठीक है। शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब ये क्या होती है कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट? कंजप्टिव यूज तो पीछे बता ही दिया आपको। कंजप्टिव यूज वी हैव डिस्कस्ड। कंजप्टिव यूज का मतलब होता है कितना प्लांट को पानी चाहिए इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट, इसमें से कुछ पानी तो हमारी जो रेनफॉल है वही फुलफिल करा देगी,
सर्टन अमाउंट ऑफ द वाटर विल बी गिवन बाय द रेनफॉल। इसके अलावा हमें जो पानी सप्लाई करना पड़ेगा थ्रू इरिगेशन, इसको हम क्या बोल देंगे, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोल देंगे। So that portion of the consumptive use which has to be satisfied through irrigation will be termed as consumptive irrigation requirement. तो लेट अस सपोज ये हमारी कंजप्टिव यूज है, टोटल इतना पानी चाहिए प्लांट को इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। कुछ पोर्शन इसका तो सेटिस्फाई हो गया अफेक्टिव रेनफॉल से, तो जो बचा हुआ पोर्शन हमें सप्लाई करना है थ्रू इरिगेशन, इसको हम बोल देते हैं कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इसको कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोला जाता है। क्लियर है चीज? नेक्स्ट इज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब ये क्या होता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट? That portion of the consumptive use which has to be satisfied by the irrigation along with the leaching requirement. तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट होती है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट वो इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आपको कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल करना ही है, साथ में लीचिंग रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है। और लीचिंग क्या थी आपको बता दिया था कि हम पानी को फ्लश करते हैं जिससे जो सॉल्ट्स होते हैं वो डिजोल्व हो जाता है पानी के अंदर, और उस पानी को हम ड्रेन आउट करा देते हैं, उस पानी को ड्रेन आउट करा देते हैं फील्ड के बाहर, आइदर विद द हेल्प ऑफ द पाइप्स और विद द हेल्प ऑफ द ड्रेन्स। So portion of the consumptive use which has to be satisfied by the irrigation along with the leaching requirement is termed as net irrigation requirement. इसको टेक्निकली नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोला जाता है। अब तीसरी इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? तीसरी इरिगेशन रिक्वायरमेंट है हमारी फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब ये क्या होती है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट? इन एडिशन टू नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट में हम रन ऑफ लॉसेस को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो अगर आप रन ऑफ लॉसेस को भी इंक्लूड कर दो इसके अंदर, if you include runoff losses also in this net irrigation requirement, it will be technically termed as field irrigation requirement. इसको field irrigation requirement बोल दिया जाता है। तो ये हमारी irrigation requirements आ गई। These are our irrigation requirements. क्लियर है? चले आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट से कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे कंजप्टिव यूज को गवर्न करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंजप्टिव यूज? So there are several factors which affects the consumptive use. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंजप्टिव यूज को अफेक्ट करते हैं, एक एक करके सबको उठाते हैं। We'll refer all the factors one by one. The first of the factor which affects the consumptive use is humidity. पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है कंजप्टिव यूज को, इसको हम बोल देते हैं ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एवेपोरेशन कम होगी तो कंजप्टिव यूज कम होगा। सेकेंड ऑफ द फैक्टर इज टाइप ऑफ यूज। दूसरा फैक्टर है टाइप ऑफ यूज, सॉरी टाइप ऑफ सॉइल। अगर हमारी सॉइल परमिएबल है, पानी वेपराइज कर जाएगा ज़्यादा, तो आपका कंजप्टिव यूज बढ़ जाएगा, कंजप्टिव यूज विल कम आउट टू बी मोर। इट विल डिपेंड अपॉन द टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल। अगर हमारी टोपोग्राफी इरेगुलर है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वेपराइजेशन ज़्यादा होगी, तो इससे कंजप्टिव यूज ज़्यादा निकल के आ जाएगा, हेंस कंजप्टिव यूज विल कम आउट टू बी मोर। अगर बेस पीरियड ज़्यादा है तो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, कंजप्टिव यूज ज़्यादा निकल के आ जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन मीन मंथली टेम्परेचर। इफ मीन मंथली टेम्परेचर इज मोर, अगर मीन मंथली टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, पानी की वेपराइजेशन ज़्यादा होगी, कंजप्टिव यूज ज़्यादा निकल के आ जाएगी, तो कंजप्टिव यूज विल कम आउट टू बी मोर। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको गवर्न कर रहे होते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच गवर्न्स इट। नेक्स्ट, ये जो कंजप्टिव यूज है इसको निकालने के बहुत सारे इनडायरेक्ट तरीके भी हैं। देयर आर सेवरल इनडायरेक्ट मेथड्स अवेलेबल टू कैलकुलेट द कंजप्टिव यूज। अब क्या इनडायरेक्ट तरीके हैं? ये दो इनडायरेक्ट करके तरीके करते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं। पहला है हमारा ब्लैनिक-रिडल मेथड। ब्लैनिक-रिडल मेथड क्या बोलता है? जो कंजप्टिव यूज है हमारी सेंटीमीटर के अंदर इज इक्वल टू Kp/40 इंटू 1.8T + 32, जिसमें K है हमारा क्रॉप फैक्टर जो हर क्रॉप के लिए अलग अलग निकाला जाता है। ये डिपेंड कर जाता है कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। P होता है हमारा मंथली परसेंटेज ऑफ द एनुअल डे लाइट आवर्स,
दैट अकर ड्यूरिंग दैट पीरियड। टी है हमारी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर। अब क्योंकि के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है अलग अलग सॉइल के लिए, ये इंडिया के लिए नहीं निकाली गई है। अब क्योंकि ये इंडिया के लिए नहीं निकाली गई है, ये फैक्टर इंडिया में यूज नहीं होता, यानी ये पूरा मेथड ही इंडिया में यूज नहीं होता। दिस मेथड इज नॉट यूज इन इंडिया। क्लियर चीज? चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हारग्रीव्स क्लास ए पैन इवेपोरेशन मेथड। अब एज पर दिस मेथड जो हमारी कंजप्टिव यूज है उसको हमने रिलेट कर रखा है पैन इवेपोरेशन के साथ। तो कंजप्टिव यूज इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू पैन इवेपोरेशन। अभी जो कांस्टेंट के है इसको हम बोलते हैं कंजप्टिव यूज कोफिशिएंट, जो फिर से अलग अलग क्रॉप के लिए निकाला जाता है, अलग अलग कंडीशन के लिए निकाला जाता है, अलग अलग सॉइल के लिए निकाला जाता है, अलग अलग जगह के लिए निकाला जाता है। तो ये जगह पे भी डिपेंड करता है, सॉइल पे भी डिपेंड करता है, क्रॉप पे भी डिपेंड करता है। ये वैल्यू हमने इंडिया में अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग जगहों के लिए कैलकुलेट कर रखी है, इसलिए इस मेथड को हम रेडिली यूज कर लेते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। हेंस दिस मेथड इज रेडिली यूज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये बात भी समझ में आ जाती है। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? पैन इवेपोरेशन कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। इसके लिए एक पैन लिया जाता है, 1.2 मीटर डायमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ होती है। बॉटम को रेज कर देते हैं 15 सेंटीमीटर ऊपर, इसमें पानी भरा जाता है 5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर का, और हम कैलकुलेट करते हैं कितना इवेपोरेशन हुआ। ये आपको डायग्राम बना के दिखा रखा है। तो 25 सेंटीमीटर का कंटेनर है, 15 सेंटीमीटर इसको ऊपर रखा हुआ है, पानी भर दिया हमने इसके अंदर, 1.2 मीटर डायमीटर है इसका, तो 1.2 मीटर इज डायमीटर। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी पैन इवेपोरेशन। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। बाकी फिर कल की क्लास में करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।